बिजनेस में हर चीज एक ही बार होती है। अगला बिल गेट्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाएगा, अगला लैरी पेज या सर्गे ब्रिन सर्च इंजन नहीं बनाएंगे और अगला मार्क जकरबर्ग सोशल नेटवर्क साइट नहीं बनाएगा। अगर आप इन लोगों को कॉपी कर रहे हैं तो आप इनसे कुछ नहीं सीख रहे। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि किस टाइप का बिजनेस बनाना ज्यादा बेनिफिशियल है। क्या एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को कॉपी और इम्प्रूव करके नया बिजनेस बनाना चाहिए या कम्प्लीटली डिफरेंट बिजनेस बना के मोनोपोली को एंजॉय करना चाहिए। अगर आप एक टाइपराइटर लेते हैं और 1000 टाइपराइटर दुनिया में बेच देते हैं तो आप 1 से N जा रहे हैं। इसे हम ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। चाइना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है ग्लोबलाइजेशन का, जिसका काम है डेवलप्ड वर्ल्ड की हर सक्सेसफुल चीज को कॉपी करना। लेकिन अगर आप बैलगाड़ी के जमाने में कार बना देते हैं तो आप 0 से 1 गए हैं, या कार के जमाने में एरोप्लेन बनाते हैं, टेलीफोन के जमाने में मोबाइल बनाते हैं, टाइपराइटर के जमाने में कंप्यूटर बनाते हैं। इन सब केसेस में आप 0 से 1 गए हैं। इसे हम टेक्नोलॉजी भी कहते हैं और अमेरिका इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिसका काम है नई नई इनोवेशंस करना और दुनिया में कोई नई चीज लेके आना। पीटर थील कहते हैं कि हमें हमेशा 0 से 1 जाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कंपनीज मोनोपोली एंजॉय करती हैं, क्योंकि उसे कंपटीशन की वजह से अपने प्राइसेस कम करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी कंपनीज कस्टमर्स के लिए नए नए प्रोडक्ट तो लाती ही है और साथ में अपने एम्प्लॉयज को भी खुश रखती है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है गूगल। 2014 की टोटल सर्चेज में से गूगल में 68% सर्चेज हुई, जबकि गूगल के क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर्स माइक्रोसॉफ्ट के बिंग में 19% सर्चेज हुई और याहू में सिर्फ 10% सर्चेज हुई। अब गूगल एज अ वर्ड ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में एंटर किया जा चुका है। अगर हम गूगल की मोनोपोली को यूएस एयरलाइन बिजनेस की कॉम्पिटिटिव मार्केट से कंपेयर करें तो 2012 में एक एयरप्लेन की टिकट लगभग $178 थी, लेकिन एयरलाइंस हर पैसेंजर्स में सिर्फ 37 सेंट्स कमा रही थी। 2012 में एयरलाइंस ने 160 बिलियन का बिजनेस किया था, लेकिन गूगल ने सिर्फ 50 बिलियन का। लेकिन उस साल गूगल का प्रॉफिट था 21%, जो कि एयरलाइन बिजनेस के प्रॉफिट मार्जिन से 100 टाइम्स ज्यादा था। अगर आप सारी एयरलाइन बिजनेस इंडस्ट्रीज को मिला भी दें तो भी उस साल गूगल ने सारी एयरलाइन बिजनेस इंडस्ट्रीज के कंपैरेटिवली 3 गुना ज्यादा बिजनेस किया था। अगर हम भी एक मोनोपोली बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें इन 4 बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले आता है प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बना देते हैं जिसे कॉपी करना दूसरे के लिए बहुत मुश्किल हो जाए तो आप एक मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कम से कम एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को 10 गुना इम्प्रूव करना होगा। इससे कम इम्प्रूवमेंट एक छोटी इम्प्रूवमेंट ही मानी जाएगी और इजीली कॉपी भी की जा सकती है। जब 1995 में Amazon लॉन्च हुआ था तब वो दुनिया का सबसे बड़ा बुक स्टोर माना जाता था, क्योंकि अगर आप उसे किसी और बुक स्टोर के साथ कंपेयर करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो 1 लाख डिफरेंट बुक्स अपने पास रख सकते थे। लेकिन Amazon सिर्फ सप्लायर से बुक की लिस्ट ही लेता था और बुक सिर्फ तभी खरीदता था जब कस्टमर से ऑर्डर मिलता, और इसकी वजह से Amazon ने एक मोनोपोली क्रिएट कर दी। दूसरा आता है नेटवर्क इफेक्ट। अगर आप अपने प्रोडक्ट में नेटवर्क इफेक्ट यूज करते हैं तो आपके कस्टमर के लिए आपके प्रोडक्ट को कभी भी छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपका कोई भी फ्रेंड फेसबुक पर ना हो तो बहुत कम चांसेस है कि आप भी फेसबुक को यूज करेंगे, और क्योंकि आज आपका हर फ्रेंड फेसबुक यूज करता है तो आपको भी फेसबुक ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कोई और सोशल साइट यूज करते हैं तो आपके दोस्त आपको पागल समझेंगे। थर्ड आता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोनोपोली बिजनेस क्रिएट किया जा सकता है अगर आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। कई बिजनेस को स्केल करना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए कि आप योगा क्लासेस देते हैं तो आप लिमिटेड कस्टमर्स को ही सर्व कर पाएंगे, चाहे आप ज्यादा योगा इंस्ट्रक्टर्स को भी हायर कर लें, अपने ज्यादा इंस्टीट्यूट्स भी खोल लें। लेकिन सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स को ये एडवांटेज है कि वो अपना बिजनेस बहुत जल्दी स्केल कर सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर की एक और कॉपी बनाने और उसे बेचने के लिए ऑलमोस्ट 0 कॉस्ट लगती है। नेक्स्ट आता है ब्रांडिंग। एक स्ट्रॉन्ग फेमस ब्रांड क्रिएट करना आपको मोनोपोली क्रिएट करने में मदद कर सकता है। एप्पल बहुत ही केयरफुली अपने हर प्रोडक्ट के लिए मटेरियल खरीदता है, चाहे वो आईफोन हो या आईपैड। इनके प्रोडक्ट्स कस्टमर को इतना अच्छा यूजर एक्सपीरियंस देते हैं कि लोग मान के चलते हैं कि एप्पल ब्रांड का हर प्रोडक्ट अच्छा ही होगा। मोनोपोली को क्रिएट करने के लिए 3 स्टेप्स आते हैं। स्टेप 1, छोटे से शुरू करो और फिर मोनोपोली बना लो। आपको हमेशा बिजनेस छोटी मार्केट से शुरू करना चाहिए। कारण सिंपल है, एक छोटी मार्केट को काबू करना और उसमें मोनोपोली क्रिएट करना आसान है, लेकिन बड़ी मार्केट में ये सब करना मुश्किल है, क्योंकि कोई भी बड़ा प्लेयर आपको अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट में ये नहीं करने देगा। जब पीटर थील ने पेपैल का स्टार्टअप स्टार्ट किया था तो हर मार्केट में ई वॉलेट का कॉन्सेप्ट लाने के बजाय ईबे के एग्जिस्टिंग सेलर्स को अपना प्रोडक्ट ऑफर किया, क्योंकि ये लोग पैसे चेक से ट्रांसफर करते थे
और इसके लिए इन्हें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था। और क्योंकि ये मार्केट बड़े प्लेयर्स के लिए बहुत छोटी थी, इसीलिए इस मार्केट में कोई ध्यान नहीं दे रहा था और 3 महीने के अंदर पेपैल ने इस मार्केट को डोमिनेट कर दिया। स्टेप 2, अपने बिजनेस को स्केल करना। जैसे ही आप छोटी मार्केट को डोमिनेट कर दो, फिर आप धीरे धीरे दूसरी रिलेटेड मार्केट्स को डोमिनेट कर सकते हो। अगर हम अमेज़न की बात करें तो जेफ बेजोस, अमेज़न के फाउंडर, ने अमेज़न में सिर्फ बुक्स बेचना स्टार्ट किया था, जहां पर एक आम दुकानदार कम बिकने वाली किताबों को अपनी दुकानों में नहीं बेच सकता था। वहीं पर अमेज़न पूरी दुनिया में एक ऐसा सोर्स बन गया था जहां पर दुनिया की कोई भी किताब मिल सकती है। जब अमेज़न ने इस बुक मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर दी तो उसने बाकी मार्केट्स को भी डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि सॉफ्टवेयर, सीडी, डीवीडी बेचना उन्होंने स्टार्ट किया और ऐसे ही वो धीरे धीरे बाकी कैटेगरीज को भी अपनी वेबसाइट में डालते गए। इसलिए अमेज़न आज दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन स्टोर है और जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर आदमी। स्टेप 3, शुरू में कभी भी किसी बड़े बिजनेस को डिसरप्ट ना करें। स्टार्टअप्स के पास इतनी फंडिंग नहीं होती है कि वो एक बड़ी कंपनी को चैलेंज करके उससे कम्पीट कर सकें। अगर आप ये गलती करते हैं तो बहुत ही जल्द आप बिजनेस से बाहर हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है टीम। शुरू की गलतियों को सुधारना बहुत मुश्किल है। जैसे कि अगर आप एक गलत पार्टनर के साथ बिजनेस शुरू कर देते हैं तो उसे सुधारना बहुत ही मुश्किल है। स्टार्टअप का फाउंडर होने के नाते आपका फर्ज है कि आप शुरू में ही हर चीज को परफेक्ट रखने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि एक खराब फाउंडेशन से बेस्ट कंपनीज नहीं बनती। एक को फाउंडर को चूज करना एक शादी की तरह है और आपका आपके पार्टनर के साथ कोई भी मतभेद एक डाइवोर्स की तरह है। पीटर बताते हैं कि ल्यूक, जो कि एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे और पेपैल के वक्त उनके को फाउंडर थे, ल्यूक ने पेपैल से पहले किसी और के साथ एक स्टार्टअप खोला था जिसमें पीटर ने भी इन्वेस्ट किया था। ल्यूक और ल्यूक के को फाउंडर में हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग रहती थी, जिसकी वजह से ल्यूक की कंपनी बंद हो गई और पीटर को अपनी पहली इन्वेस्टमेंट में लॉस हो गया। इसीलिए पीटर कहते हैं कि अब जब भी मैं किसी नई कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं ये जरूर देखता हूँ कि कंपनी के फाउंडर्स में कितनी बॉन्डिंग है। पीटर कहते हैं कि आप जिसको भी अपने स्टार्टअप में इन्वॉल्व करें, ये कोशिश करें कि वो फुल टाइम आपके साथ काम कर रहे हैं। हो सकता है कि कभी आपको ये रूल तोड़ना पड़े और अकाउंटेंट्स या लॉयर्स को पार्ट टाइम हायर करना पड़े, बट एज अ जनरल रूल, जिस इंसान को आपकी कंपनी से रेगुलर सैलरी नहीं मिल रही है वो आपके साथ मिसअलाइंड है। ऐसे लोग आपको कंपनी का फ्यूचर बनाने में मदद नहीं करेंगे। इवन कि आपके कलीग्स, आपके एम्प्लॉइज, आपके को फाउंडर्स सब एक ही जगह पर होने चाहिए हर रोज। पीटर बताते हैं कि उन्होंने पेपैल के लिए बेस्ट टीम बनाई थी। पेपैल की टीम में उनके साथ थे इलॉन मस्क, जिन्होंने बाद में स्पेसएक्स और टेस्ला मोटर्स बनाई। इसके अलावा उनके साथ थे रीड हॉफमैन, जिन्होंने लिंक्डइन को फाउंड किया, स्टीव चेन, चैड हर्ली एंड जावेद करीम, जिन्होंने यूट्यूब बनाई, जेरेमी स्टॉपलमैन और रसल साइमंस, जिन्होंने येल्प बनाई, डेविड सैक्स, जिन्होंने यैमर बनाई, और थील ने खुद पैलेंटीर बनाई। आज इनमें से हर एक कंपनीज की इंडिविजुअल वर्थ $1 बिलियन से ज्यादा है। दोस्तों, इस बुक में बहुत ज्यादा वैल्यू है और हम आपको हाईली रेकमेंड करेंगे कि आप इस बुक को जरूर पढ़ें। तो